नमस्कार साथियों। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बीपीएससी की जो क्वेश्चंस बैंक है, जिसको बीपीएससी पूर्वावलोकन कहते हैं, 2026 का जो लेटेस्ट बुक आई है, उसमें एग्ज़ाम से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर टीआरई के एग्ज़ाम हो, यानी बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं बनने से रहे, मतलब थीम तो वही रहेगा, क्वेश्चंस के पैटर्न भले ही बदल जाएँगे, थीम वही रहने वाला है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को मैं ऑफ़िशियल क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी में पहला क्वेश्चन हमारा है इससे रिलेटेड कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो किसी भी क्वेश्चंस को आप जब भी पकड़े 360 डिग्री उसको डिस्कस करने का प्रयास करें। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वाइसराय था भारत में, वो था अल्मीडा। अब अल्मीडा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे डिटेल्स में देखेंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ जितनी भी एडिशनल इन्फो होंगी आई विल प्रोवाइड यू। तो फर्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि अल्मीडा का जो गवर्नर पीरियड था वो था आपको 1505 से 1509 था। अब अल्मीडा के बाद कौन आए थे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी ये क्वेश्चन रिपीट होना तो है नहीं। तो सेकंड गवर्नर कौन थे, तो अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, तो 1509 से 1515 था। फिर एक इंपॉर्टेंट गवर्नर आते हैं नीनो डी कुन्हा लास्ट में, जो 1529 से 1538 तक रहते हैं। तीनों के पीरियड का अल्मीडा से जुड़े हुए जो मेन 3-4 फैक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। क्या अल्मीडा का क्या था टाइम पीरियड, मैंने अभी बताया क्या 1505 से 1509 तक रहे थे, ठीक है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी बिल्कुल। अल्बुकर्क से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, अल्बुकर्क ने क्या किया था, अल्बुकर्क ने का जो मेन इनका काम था वो 1510 में गोवा को जीतना था। इसके बाद आए तो बहुत सारे गवर्नर इस बीच में, लेकिन नीनो डी कुन्हा आए लास्ट में। नीनो डी कुन्हा जो आए थे उनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और एक्सपेंशन वाला पीरियड नीनो डी कुन्हा का था। सबसे लंबे समय तक रहे थे, 1529 से 1538 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, मुख्यालय को कोचीन से गोया लाया था। कोचीन से, क्योंकि जानते हैं कि पुर्तगालियों का जो मेन वो था वो कहाँ था, कोचीन से कहाँ लाए थे, गोवा लाए थे। तो आप इन्हें इतने फैक्ट के साथ अगर पढ़ते हैं तो हुआ कि आप प्रीवियस पढ़ रहे हैं। सिर्फ प्रीवियस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके मल्टी डायमेंशन को देखना ही मेन मकसद होता है। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो अभी मैंने बताया आपको कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, पुर्तगाल ने। तो इतना से तो क्लियर था कि पुर्तगाल होगा। अगर स्पेसिफिक पूछता तो फिर कौन होता, अल्मीडा होता, क्योंकि अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था। तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो 1613 में कहाँ खोली थी, सूरत से। अब इससे रिलेटेड आप बता सकते हैं क्या, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना है तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला फैक्ट्री से रिलेटेड तो पुर्तगालियों ने कहाँ खोला था, कोई बता सकता है, बताओ। मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोला था, मसूलीपट्टनम में। पुर्तगाली के बाद कौन, आने का क्रम भी आप याद रख सकते हैं। आने के क्रम का मैं शॉर्टकट दे देता हूँ आपको, जैसे हम लोग पीडीएफ याद रखते हैं ना, तो पीडीएफ याद रखते हैं। तो एक पीडीईएफ याद रखेंगे, क्या रखेंगे, पीडीईएफ। तो इसका शॉर्टकट हमारे पास है कि इसको आप इस तरह देख सकते हैं, पी पुर्तगाली, डच, ठीक है, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। तो इस तरह याद रखें, हम 3 याद रखते हैं, पीडीएफ याद रखते हैं और बीच में ईडी लगा दें। पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच। अब मेन मुद्दा पे आता है कि मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अभी बताया कि इन्होंने 1613 में अस्थाई फैक्ट्री खोली है। और अस्थाई पूछता तो क्या लिखते, 1611। सबसे पहले कौन सा अंग्रेज जो था मुगल दरबार में आया था, कौन आया था, विलियम हॉकिंस आए थे। और जो ये फरमान मिला था कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो, किसको मिला था, थॉमस रो को। तो पूछ देगा कौन सा ऐसा अंग्रेजी दूत था जिन्होंने भारत में फैक्ट्री बैठाने के लिए आज्ञा ली थी, और किसके समय मिला था, जहांगीर के। तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल फैक्ट्स हम लोग देख सकते हैं, यानी कि मैं एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 6-7 तो फैक्ट बता ही रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अब पूछ रहा है कौन सा पुर्तगाली अंग्रेज अधिकारी है जो जिसने पुर्तगालियों को हराया था। ये कौन थे? नाम से ही बेस्ट है और ये थॉमस बेस्ट के। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कार्नाटिक युद्ध। अब जैसे कार्नाटिक युद्ध हुआ तो आप कभी भी एक कार्नाटिक युद्ध नहीं, तीनों का एनालिसिस देख लेंगे तो आपको सारे युद्ध क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो कार्नाटिक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपको दिख रहा है साफ साफ, इसी दोनों के बीच हुआ था। भले आंतरिक कलह हमारे इंडिया में जो भी था, लेकिन मेन मोहरा हम लोग बनाए गए थे, लड़ाई इन्हीं लोगों में हुआ था। तो क्या था? तो कह रहा है प्रथम कर्नाटिक का तत्कालिक कारण क्या था? तो पहले कर्नाटिक वार का तत्कालिक कारण तो यही था, ऑस्ट्रेलिया की उत्तराधिकार वाला सिस्टम जो था यूरोप में। लेकिन यहाँ हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वार देखेंगे। फर्स्ट कर्नाटिक वार में क्या था? कोई टाइम पीरियड बता सकते हो तो बताओ। फर्स्ट कर्नाटिक वार जो हुआ था 1746 से 1748 में हुआ था। दूसरा कर्नाटिक वार जो हुआ था कब हुआ था? 1749 से 1754 तक हुआ था। थर्ड कर्नाटिक वार जो हुआ था 1700 कितना 59 से 63, 56 से 63 कर लो इसको, 56 से 63, क्योंकि इसे ही सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाता जाता है। ठीक है, तो अब इसमें होता है कि फर्स्ट कर्नाटिक वार 46 से 48, दूसरा जो हुआ है 49 से 54 हुआ है, और तीसरा जो हुआ है 56 से 63 हुआ। तो पहला कर्नाटिक वार जो हुआ था उसको सेंट थॉम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था? एक्सला चैपल। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सला चैपल की संधि से खत्म हुआ था। दूसरा जो खत्म हुआ था वो पुडुचेरी की संधि से खत्म हुआ था। एक्सला चैपल कब हुआ था? आप कहोगे सर इतने फैक्ट बता रहे हो मेरे दिमाग में रहेंगे नहीं। 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में फैक्ट्स रहेंगे, और मैं वादे के साथ कह रहा हूँ इतने डिटेल से प्रीवियस ईयर को जब तक नहीं पढ़ोगे आप, आपको जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फर्स्ट एक्सला चैपल के पहला कर्नाटिक वार जो हुआ था वो किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था? एक्सला चैपल की संधि से। दूसरा जो हुआ था वो पुडुचेरी की संधि से, और तीसरा पेरिस की संधि से 1763। तो आप 2 से 3 बार इसको देखेंगे तभी क्लियर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अभी मैंने बताया जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसी के बीच में ये वांडीवास का युद्ध लड़ा था। तीसरा कर्नाटिक वार जो था कब का पीरियड था? अब तो रिपीट कर सकते हो, क्या था? 1756 से 1763 था। किस ट्रीटी के साथ ये खत्म हुआ था? पेरिस ट्रीटी। कब? 1763 में हुआ था ना। तो ये कह रहा है वांडीवास किसके साथ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के साथ। जब आप इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। तो कहाँ होता था? ये हमारे प्यारे बिहार में होता था। बिहार में होता था। ये कहाँ? पुराने क्वेश्चन है। अब कह रहा है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु कौन सा प्रसिद्ध था? अफीम बिहार। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो ये भी अफीम ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जुड़े हुए। तो कह रहा है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस संधि पर किए गए थे भाई? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर के युद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लिख देंगे। ये हुआ कब था? 22 अक्टूबर। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कौन कौन इसमें शामिल था पता है? एक तरफ 3 लोगों की ग्रुप और एक अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। और अपोजिट साइड में कौन थे? मीर कासिम। पता है ना मीर कासिम क्यों आए थे? बेचारे को 2-2 बार बना के हटा दिया, किसी को भी दुख होगा। अवध के नवाब थे कौन? शुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय। यानी कि तीनों की संयुक्त सेना मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शाह आलम द्वितीय की तीनों संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। अब इतनी बड़ी सेना को जब हराएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही आएगा। तो वहीं से बक्सर के युद्ध के बाद से यानी कि असल नींव जो पड़ी थी अंग्रेजों की भारत पे, वो बक्सर माना जाता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ही अंग्रेजों का मनोबल यहाँ पर शासन करने की हो गई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के साथ, इलाहाबाद की संधि की डेट भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसको भी याद रखेंगे। 2 डेट पे हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी
और 16 अगस्त को अवध के नवाब साहब शुजा उद्दौला के साथ हुई थी, ठीक है, जिसमें इलाहाबाद और कोरे के क्षेत्र को दे दिया गया था। अब इतनी डिटेल्स में कहीं और मिल रहा है तो भाई वहाँ पढ़ सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान। में ऑटोमेटिकली बहुत ही फास्ट बोलता हूँ, तो आप इसे स्पीड पे तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। और बिहार का दीवान किसे बनाया था? सिताब राय को बनाया था। तो हम यहाँ तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मुर्शिदाबाद का, तो आप मोहम्मद रजा खान कर सकते हैं, लेकिन बिहार का भी दीवान बहुत बार पूछा जा चुका है टीचर के एग्जाम में, TRE 3-4 में करके। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। कब? शाह आलम के साथ अभी बताए थे 12 अगस्त को, लेकिन शुजा उद्दौला के साथ कब हुई थी? ये हुई थी 16 अगस्त को, और उसने क्या, इलाहाबाद और कोरे के क्षेत्र को दे दिया था। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। हटाया किसके द्वारा गया था? वारेन हेस्टिंग्स। एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 तो पढ़ ही लो यार, ठीक है। करजन, करजन के नाम से ही पता है, बंगाल विभाजन के समय करजन ही तो था 1905। थोड़ा सा टाइमलाइन भी फिट करके रखो आप। अब ये क्वेश्चन लेने में दिक्कत हुई है, चलो यहाँ आ गया है तो मैं बता ही के ही बन जाऊँगा। 5 नंबर इसका क्वेश्चन था कि भारत ने अंग्रेजों पर लंबे समय तक राज कैसे किया? पहला ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बांटो और करो, ये तो आप ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीपू सुल्तान से रिलेटेड। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। अब टीपू सुल्तान से रिलेटेड आप कौन टीपू सुल्तान का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में फैक्ट्स घूमने चाहिए, 360 फैक्ट घूमने चाहिए। फर्स्ट कि अंग्रेजों के साथ क्या क्या युद्ध हुए हैं वो देखना है आपको। जैसे टीपू सुल्तान के पिताजी कौन थे? हैदर अली। तो एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में दिमाग में आता है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, सेकंड हुआ था, और थर्ड हुआ था ना, और भी हुआ था, अरे भाई चौथा भी हुआ था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? टाइम पीरियड बताओ। 1767 से 69। दूसरा कब हुआ था? 1780 से 84। तीसरा 90 से 92। और चौथा जो हुआ था 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, और मैसूर भी और की तरह प्रिंसली स्टेट बन चुका था ना। 1767-68 में जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि के साथ खत्म हुई थी? मद्रास। तुम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्या, तुम 71 देख लेना। 71 में ये पूछा है और 70 में पहला वाला पूछा है, तो पूछ देगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो की समाप्ति हुई थी कौन से ट्रीटी के साथ हुई थी? तो मद्रास की ट्रीटी के साथ हुई थी। सेकंड मैंगलोर के साथ, और थर्ड जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम के साथ हुआ था। चतुर्थ में तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुका था, तो आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सीक्वेंसली देख सकते हैं। क्या? मद्रास, उसके बाद मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या है। सेकंड में कह रहा है कि वर्ष की कौन सी ईयर में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि हुई थी? अभी मैंने बताया था कौन कौन सी संधि, मद्रास के बाद मैंगलोर हुई थी। मैंगलोर कब हुई थी? द्वितीय द्वितीय का टाइम पीरियड कब है? 1780 से 84। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, 1784 में हुई थी। ये बीपीएससी के असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है, 19 का पेपर है, 20-21 में एग्जाम हुआ था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि लास्ट में हुई है। लास्ट तक जिंदा कौन रहेगा? हैदर अली या टीपू सुल्तान? अब यहाँ ये बताओ कि हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से मैसूर युद्ध में हो गई थी? द्वितीय में हो गई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ होगी? टीपू सुल्तान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, क्योंकि ये चोट्टा अपने भाई से राजगद्दी प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह का हेल्प लेना चाह रहे थे। तो इसमें गलती
किसी की नहीं है भाई, राजगद्दी सबको चाहिए होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो आया था वो कब आया था? वो 1900 में ही आया था। नेक्स्ट है कि पंजाब हिंदू क्या कर रहा है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? जी जी जी, बताइए बताइए, नेक्स्ट बताइए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? ये 1909 में हुई थी। CDPO 2018 का क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट सीरीज भी मैं लाऊंगा, आप कंटिन्यू रहे। और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कल संडे भी है तो मैं अब 2 दिन जो वीक में बचेगा मेरे पास, आई विल वर्क हार्डली फॉर दिस। एंड मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले, चाहे AEDO हो, TRE 4 हो, इस सब एग्ज़ाम से पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री, इवन BPSC के जो प्रीवियस PYQs है एनालिसिस के साथ मैं कंप्लीट करा दूँ आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।